वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें अपन, क्या बोल रहा है आपका? किसी खेल के मैदान में वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, एक तो रमन है, एक अनुप्रिया है, तो बताओ कौन तेज भग रहा है? रमन भग रहा है, अनुप्रिया भग रही है? रमन को 18 मिनट लग रहे हैं, अनुप्रिया को 12 मिनट लग रही है, तो बताओ कौन तेज भग रहा है, रमन या अनुप्रिया? यस और नो में कमेंट करो। अनुप्रिया। जिसको टाइम कम लगेगा वो ज्यादा तेज भगेगा। तो अनुप्रिया को टाइम कम लग रहा है, ज्यादा तेज भग रही है वो। ठीक है, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है वो धीरे भग रहा है। ओके, रमन धीरे भग रहा है, अनुप्रिया तेज भग रही है। ओके ओके, अब देखो यहाँ से किरण का आंसर आया है अनुप्रिया, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अगर बात करें या पढ़े, कौन सा वाला क्वेश्चन है? 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, ये वर्ताकार पथ है, रमन भगेगा 18 मिनट में। इससे पहले रमन भगेगा 18 मिनट में, इससे पहले अनुप्रिया भगेगी 12 मिनट में, भग के राउंड करने लग जाएगी। करेगी नहीं करेगी? दोनों एक। यस सर। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे रमन को 18 मिनट लग रहे हैं, अनुप्रिया को 12 मिनट। रमन जब एक चक्कर करेगा उससे पहले अनुप्रिया कर चुकी होगी एक चक्कर, यानी कि पहले चक्कर में तो नहीं मिल सकते हो दोनों साथ, नहीं मिल सकते ना, क्योंकि अनुप्रिया तेज बन जाएगी और जैसे अनुप्रिया तेज बनेगी तो मतलब एक में तो वो एक राउंड में तो नहीं मिल पाएंगे पहले स्थान पे। दूसरा राउंड करेंगे तो 2 राउंड में इसको कितने मिनट लग जाएगी? इसको कितने मिनट? 24, और इसको 36 लगेगी। यानी कि पहला राउंड और दूसरा राउंड दोनों में मिलाकर कितने मिनट लगेगी? इसको एक राउंड में तो लगेगी 18 मिनट और 2 राउंड में लगेगी, पहले और दूसरे राउंड में कितने लगेगी? 36 मिनट। इसको कितने लगेगी? 24 मिनट। लेकिन आपको बता देता हूं, जब रमन 2 राउंड कर चुका होगा तब तक अनुप्रिया कितने राउंड कर चुकी होगी? 3। क्यों कर चुकी होगी? एक में 12 लगाएगी, दूसरे में 12 लगाएगी, तीसरे में 12 लगाएगी, कितने मिनट हो गई? 36 मिनट हो गई। जो अनुप्रिया है 36 मिनट बाद यहाँ पे आ जाएगी 3 चक्कर लगा के। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यानी कि अनुप्रिया 3 चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगी और रमन का हिसाब भी यही आएगा, लेकिन उसके चक्कर कितने होंगे? 2 ही होंगे। यानी कि कौन से मिनट पे मिलेंगे? वो 36वें नंबर की मिनट पे दोनों मिलेंगे। कैसे करेंगे? पहले राउंड में इसको 18, दोनों राउंड में 36, 3 राउंड में इसको 54, इसको पहले राउंड में 12, 2 राउंडों में 24, 3 राउंड में 36। यानी कि कौन सा बराबर आया है? अरे पहली कौन सी संख्या बराबर आ रही है? 36 आ रही है, तो आंसर क्या आएगा? 36 आएगा। अब लिखने का तरीका कैसे होगा? ऐसे थोड़ी लिख के आओगे एग्जाम में, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो मैंने समझाया है।
अब देखो लिखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। रमन को एक चक्कर में लगा समय तो कितना आएगा 18 मिनट, और अनुप्रिया को एक चक्कर में लगा समय 12 मिनट। कितनी लगेगी 12 मिनट लगेगी। इतनी बात सबके समझ में आ रही है। एक को लगेगी 18 मिनट, एक को लगेगी 12 मिनट। दोनों का प्रथम बार में मिलने का समय वो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे दोनों का 18 का और 12 का। ठीक है, पहली बार मिलने का समय प्रथम बार में दोनों का पहली बार में प्रथम बार में मिलने का समय एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम लेंगे 9, 3, 3, 12 को ब्रेक करेंगे 6, 3, 3, 1। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर। 12 को लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणा 3। एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़े वाला लेंगे। एलसीएम में बड़े वाला आता है, इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 है, तो बताओ कौन सा वाला आएगा 2 की घात 2 वाला आएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 की घात 2 वाला आएगा बड़े वाला। 4 गुणा 9 कितना आ गया 36 आ गया। तो मैंने पहले बता दिया था कितना आंसर आएगा इस प्रश्न का 36 आएगा। बात समझ में आ गई होगी, तो क्या बोलेंगे अतः दोनों को प्रथम बार में मिलने का समय कितना आ गया 36 मिनट। अब देखो 18, 36, 54, 72, 90, 108, नीचे वाले का 12, 24, 36, 48, 60, 72। पहली बार मिलेंगे 36वें मिनट पे, दूसरी बार मिलेंगे 72वें मिनट पे। आ रही है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। जब आप आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करोगे तब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे चलूं। ठीक है जी, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आप 15वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। जो 15वां क्वेश्चन है वो ऐसे बोल रहा है, फिर 15वां नहीं 5वां। एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी तक गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84, 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मतलब ऐसे है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखे हैं कि क्या क्या हिंदी के कितने पार्टिसिपेट है। देखिए इसमें अजीब सा नाम देगा, प्रकोष्ठ ऐसे कुछ नाम देगा, देखा ना प्रकोष्ठी, संगोष्ठी, संगोष्ठी क्या है संगोष्ठी। इस संगोष्ठी है कोई, मतलब
मतलब कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है जिसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि कोई एग्जाम बोल सकते हैं अपन, या कोई कॉम्पिटिशन है जिसमें इनाम मिलेगी। 60 बच्चे वो हैं जो हिंदी में भाग लेंगे और 84 बच्चे वो हैं जो अंग्रेजी में भाग लेंगे, 108 बच्चे वो हैं जो गणित में भाग लेंगे, मतलब गणित में ज्यादा होशियार है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रतिभागियों की संख्या अगर बात करें हिंदी में तो कितनी होगी? हिंदी में कितनी है और अंग्रेजी में कितनी है और गणित में कितनी है? ठीक है, हिंदी में तो 60, 84 108, 84 108 है। ठीक है, 60 है, 84 कुल कितने होगी? कुल प्रतिभागियों की संख्या क्या हो गई? 60 84 108, कितना हो जाएगा ये? 252 हो गया ये। ठीक है, मतलब पूरे जो प्रोग्राम है उसमें 252 विद्यार्थी या स्टूडेंट्स या प्रतिभागी जो मतलब प्रतिभा में भाग ले रहे हैं वो कितने हैं? 252। अब अपने पास बहुत सारे रूम है, पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। इसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश के बच्चे आएंगे, मैथ्स के आएंगे, हिंदी के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, हिंदी के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, ऐसे आएंगे। अब मैं वो आपको ऐसे बोला है सभी कमरों में बराबर पार्टिसिपेट होने चाहिए, यानी कि बराबर स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और बराबर होने चाहिए और हर कमरे में हर सब्जेक्ट के बराबर होने चाहिए। अब हर सब्जेक्ट का मतलब ऐसे नहीं है कि इसमें 10 आ गए 10 10, ऐसे नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बराबर थोड़ी ये चीजें, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये तो 60 तक ही रुक जाएगा, फिर तो अगले वाले रूम में तो अंग्रेजी के आएंगे, हिंदी के तो आएंगे नहीं। अरे 10 लेके चलोगे तो हिंदी के तो 60 जैसे ही खत्म हो गए तो फिर तो रूम में अगले रूम में आएगा, यानी कि 7वें नंबर का जो रूम होगा उसमें हिंदी का तो आएगा ही नहीं। अरे नहीं आएगा ना, 60 कहां तक जाएगा? 6 रूम तक जाएगा। लेकिन जब 7वां रूम आएगा, 10 मान लिया मैंने, तो 7वें रूम में हिंदी के नहीं आएंगे, इसके आएंगे अंग्रेजी गणित के। वो ऐसे नहीं बोल रहा आपको, वो ऐसे बोल रहा है कि टोटल तो सब में सेम आएंगे, लेकिन हिंदी में मान लो 6 आ गए, इसमें मान लो 8 आ गए, इसमें 12 आ गए, आगे भी ऐसे होने चाहिए 6 8 12, आगे भी ऐसे होने चाहिए 6 8 12। मेरी बात को समझ रहे हो? तो अपने को ये बताना है कि हर रूम में कितने कितने विद्यार्थी आएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, देखो, नहीं, अपने को ये बताना है कि कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, कितने कमरों की आवश्यकता होगी, ताकि सभी कमरों में बराबर बराबर स्टूडेंट बैठे। दूसरी बात, सभी कमरों में जो सब्जेक्ट है वो सेम होने चाहिए, हर कमरे में उस सब्जेक्ट के नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो? यस और नो में एक बार कमेंट कर दो। ओके, ताकि अपन आगे चले। बेटा समझ में आएगा तो ही तो आगे चलेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर अपन आगे नहीं चल सकते। ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको तरीका बताता हूँ। मिनिमम पूछा है, कम से कम पूछा है, यहाँ पे अपन HCF की बात करेंगे। माना न्यूनतम कमरों की संख्या, माना न्यूनतम
कमरों की संख्या अपन ने n मान लिए कि n कमरों की जरूरत पड़ने वाली है। अपन पहले HCF निकालेंगे इन तीनों का, HCF निकालेंगे इन तीनों का 60 84 100। देखिए हर कमरे में ऐसे बोलेंगे, प्रत्येक कमरे में, क्या बोलेंगे, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या वो आएगी, इन तीनों का HCF लेना पड़ेगा। HCF किसका, 60 का, 84 का और 108 का। अब HCF कैसे लेंगे, आपको लेना आता है। 60 को कैसे लिखेंगे, 30 15 5 और 5 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे अपन 84 का लेंगे 42 बार, 21 बार, 7 बार, 1 बार आएगा। ऐसे अपन किसका करेंगे, 108 का 54 27 9 3 और ये 1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आगे 60 को तो कैसे लिख सकते हैं, अगर 60 को लिखेंगे तो 2 की घात 2 3 गुणा 5 लिखेंगे, और 84 को कैसे लिखेंगे, 84 को लिख लो 2 की घात 2 3 गुणा 7। 108 को कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2 3 की घात 2। बताओ HCF कितना आएगा। HCF में वो आता है जो सबसे छोटा होता है। 2 की घात 2 2 की घात 2 2 की घात 2 2 की घात 2 तो आएगा ही आएगा, इनटू इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 की घात 3। छोटा कौन सा है, 3 है। 2 का स्क्वायर 4 की 12। HCF कितना आ गया, 12। कमरों की संख्या देखिए कितनी आएगी, कमरों की संख्या। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, मैं आपसे बोलूं मेरे पास कुल 50 रुपए है, एक पेन आता है 5 रुपए में, मेरे पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 50 रुपए हैं, एक पेन आता है 5 रुपए में, तो बताओ कितने पेन आ सकते हैं, बताओ कमेंट करोगे कि कितने आ सकते हैं। 10 आ सकते हैं। भाग लगा दिया आपने 5 का और कितने आ गए, 10 आ गए। मैं आपसे बोलूं मेरे पास 100 रुपए हैं, एक पेन आता है 4 रुपए में, कितने पेन आएंगे कुल, 100 रुपए है, एक पेन 4 रुपए में आता है, 25 आएंगे। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास कितने कितने प्रतिभागी हैं, अरे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 252। एक कमरे में कितने विद्यार्थी आते हैं, 12। टोटल रुपए कितने हैं, 252। मैं ऐसे बोलता हूँ 252 मेरे पास कुल रुपए हैं, एक पेन कितने में आता है, 12 में आता है, तो 12 का भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अरे कितने विद्यार्थी हैं, एक कमरे में इतने आते हैं, इसमें भाग लगाएंगे, कमरों की संख्या आएगी। जैसे आपने अभी आंसर दिया 10 25, वो किसकी संख्या आई थी, पेनों की संख्या। यहाँ पे किसकी संख्या आएगी, कमरों की संख्या। 252 में 12 का भाग लगाएंगे, 21 आंसर आएगा। बात समझ में आ गई होगी, यस और नो में कमेंट कर दो एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ जी, अब देखो आपके क्वेश्चन सारे हो गए हैं, बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करेंगे, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन करो
और एग्जाम्पल नंबर पहला निकालो। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे। कर लिया? उसमें 2.2 का एग्जाम्पल नंबर पहला निकालो, वो तो मैं बताऊंगा अभी। दूसरा एग्जाम्पल किस तरीके का क्वेश्चन है बताओ देखे। मैंने एक्सरसाइज में कराया है। दूसरा एग्जाम्पल किस तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट में कमेंट करो। पहला क्वेश्चन जैसा है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 किस तरीके का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 किस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे जैसा है। देख लो कैसे आप, आपको एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? एग्जाम्पल नंबर 3 आपका तीसरे क्वेश्चन जैसा है, यस और नो? बिल्कुल सही, एग्जाम्पल नंबर 3 कर सकते हो। बताओ एग्जाम्पल नंबर 4 किस तरीके का क्वेश्चन है, बताओ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 दो संख्याएं दे रखी है, 510 और 93। 510 और 92 दे रखी है, दो संख्याएं, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और उसका वो, हाँ बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन जैसा है। बहुत बढ़िया। यानी कि दूसरा तीसरा चौथा एग्जाम्पल आप घर पे कर सकते हो, आज ही करना है। एग्जाम्पल नंबर पहला इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपने को करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, शून्य पर समाप्त कब होगी? ऐसी संख्याएं जिसमें लास्ट में शून्य आता हो, उसमें किसका भाग जाता है? ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाता है जिसमें शून्य हो लास्ट में, दो का? और अरे मेरे को ऐसे बताओ, अगर मैं 6 लिख दूं, 6 में 2 का भाग जाता है क्या? 6 में 0 थोड़ी आ रहा है, तो 6 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 6 में 0 नहीं आ रहा। 2 का और 5 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 0 आता हो लास्ट में, तो 2 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? या सोनो में कमेंट करो देखिए। ऐसी संख्या जिसमें 0 हो लास्ट में, उसमें 2 और 5 का भाग पक्का पक्का जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, अब आगे अपन एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है? पहला है, आपको 6 की घात n दे रखा है। 6 को तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 3 में, 2 की घात n लिख सकता हूँ, 3 की घात है, इसकी घात भी n है, इसकी घात भी n है। अब बात को समझ लो, जैसे मैंने लिखा 10, 10 को तोड़ सकता हूँ अभाज्य गुणनखंड में, 2 गुणा 5। 2 और 5 का जोड़ा, जितने जोड़े बनते हैं उतने जीरो आते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, ये जीरो आ गया। ये देखिए आप आगे भी ये चीज पढ़ोगे, कंपटीशन में पढ़ोगे देखिए। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्क्रू लिख दिया, 100 को मैं 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसको फिर तोड़ दो, 2 गुणा 5 में, 2 गुणा 5 में, ये भी अभाज्य होती है, ये भी अभाज्य होती है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। बताओ कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं, तो कितनी जीरो आ रही है? 2 जीरो आ रही है। अगर मान लो ऐसे आ गया 6 60 आ गया, तो 60 को कैसे जोड़ेंगे? पहले 2 का भाग लगाएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, 4 कितना आ गया, 2 का लगाया 3, 2 का लगाया 15, फिर 3 का लगाया 3 और फिर 5 का लगाया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, 2 का और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं इस किस्म में? इसमें बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है 2 और 5 का। 2 तो 2 आ रहे हैं, लेकिन 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। जोड़ा एक बना, जीरो में कितने आए? एक आया। यस और नो में कमेंट कर दूंगी, ये समझ में आ गया कि सभी की?
वाई टाइप कर दिया करो, यस का मतलब वाई टाइप कर दिया करो, नो का मतलब एन टाइप कर दिया करो। ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब आप मेरे को बताओ, क्या इसमें 2 आ रहा है? आ रहा है। क्या इसमें 5 आ रहा है? 5 नहीं आ रहा। इसमें 5 नहीं आ रहा। जब 5 नहीं आएगा तो 0 पे खत्म नहीं होगा। 0 पे खत्म नहीं होगा तो देखो क्या लिख लिया पड़े, क्योंकि यहाँ 2/3 ही अभाज्य गुणनखंड है। हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब उस संख्या उस संख्या का उस संख्या के 2/5 के अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य गुणनखंड संख्या के 2/5 अभाज्य गुणनखंड हो। अतः 6 की पावर n के लिए n का कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए शून्य शून्य से या जिसके लिए शून्य पर समाप्त हो। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या क्या बोला? यहाँ 2/3 ही अभाज्य गुणनखंड है। हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब उस संख्या के 2/5 अभाज्य गुणनखंड हो। अतः 6 की घात n के लिए n का कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए शून्य पर समाप्त हो। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं होगी, इसलिए क्या होगा बताओ? शून्य पर समाप्त नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी स्टूडेंट और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वाइट टाइप कर दो, समझ में आ गया आपको? ओके, बहुत बढ़िया। आज एक नई चीज सीखे, बस वाइट टाइप करेंगे। कितने इंटेलिजेंट हो गए तुम, बस वाइट टाइप करना सीख गए आप। हाँ, ओके, थैंक यू। अब अपन 2.2 खत्म हो गई है अपनी। अब 2.3 नहीं पढ़ेंगे, पहले 2.4 पढ़ेंगे, उसके बाद 2.3 पढ़ेंगे और उसके बाद 2.1। किसी को कोई प्रॉब्लम? 2.4 पहले क्यों पढ़ा रहे हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। लो भाई, एन टाइप कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए, अब अपन आगे चले। 2.4 की अगर बात करें तो 2.4 अपनी क्या बोल रही है बच्चों? उससे पहले आपको मैं नई चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? नई चीज बता रहा हूं। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपने बस ये पढ़ा है कि जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, और जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या आपने यही पढ़ा है? इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने?
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? आपने यही पढ़ा है? ओके, थैंक यू। लेकिन आपने आधी चीज पढ़ी है, आज अपन पूरी पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास में जितना पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास से 9th क्लास में जितना पढ़े हैं, उसका डबल मैं 10th में पढ़ा दूंगा। ठीक है? मेरे हिसाब से आपके कम से कम 2 कॉपियां तो बन गई होगी, मैथ्स की 2-3 और बन जाएगी। डरो मत, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, है ना? 2 तो भरी जाएगी, तो 4 टोटल बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन 2.4 पे फोकस करते हैं, उससे पहले मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। अपनी है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। कौन सा बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल संख्या, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल। एक तो होता है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मैं बोलूं 2 बटा 3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 6 बटा 7 है। क्या 5 परिमेय संख्या है? क्या 5 परिमेय संख्या है? है? चेतन बोल रहा है नो, विशाल बोल रहा है यस, बाकी 10 बोल रहे हैं बिल्कुल परिमेय संख्या है। 5 के नीचे 1 लगा सकता हूँ। 6 बटा 7 नहीं, माइनस का 3 परिमेय संख्या है, उसके नीचे 1 लगा सकता हूँ। इसमें p का मान 2, इसमें q का मान 3, इसमें p का मान 6, इसमें q का मान 7, इसमें p का मान 5, इसमें q का मान 1, इसमें p का मान -3, इसमें 3। बिल्कुल सही बात। क्या 0 परिमेय संख्या है? है। 0 भी परिमेय संख्या हो सकती है, इसके नीचे एक लगा सकता हूँ। 0 बटा 1 भी क्या होता है? 0 हो सकता है। तो ये तो आपने पढ़ा। क्या 1.5 परिमेय संख्या होती है? 1.5 परिमेय संख्या होती है? होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसको 15/10 लिख सकता हूँ। इसको काट दो, 3/2। क्या p बटा q आ गया? ये तो p का मान हो गया, q का मान हो गया, हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। क्या 0.625 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 625/1000। 25 से काटूंगा 25 बार, नीचे आएगा 40 बार। 5 से काटूंगा 5 बार, नीचे आएगा 8 बार। सब बहुत जल्दी काट देते हो, आपको इतना पढ़ा याद रहता है बेटा, वो प्रैक्टिस से आता है। 5/8, p का मान 5 आ गया, q का मान 8 आ गया, बिल्कुल परिमेय संख्या है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बहुत गजब की चीज। यानी कि पॉइंटों वाली संख्या भी परिमेय संख्या आ रही है। लेकिन ध्यान रखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। आपको 3 चीज बता रहा हूँ। एक तो मान लीजिए 2/3, 4/5, ये तो परिमेय संख्या है। 1.5, 0.625 परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया 1.3333333 0.67676767, ये भी तो पॉइंट की संख्या है कि नहीं है? ये भी तो पॉइंट की संख्या है, ये भी तो पॉइंट की संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या होगी? क्या ये परिमेय संख्या होगी? दोनों होगी क्या दोनों नहीं होगी? पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता? यस। अरे बेटा नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना। लेकिन झूठ नहीं बोलना है कि पता है ना। मैं बताता हूँ आपको। एक और है, एक और है। 1.230678298654321 50 डैश 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 डैश। अब ये बात, ये बैटरी है भेजे में, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है,
इसको तो मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब देखना, ये परिमेय संख्या होती है क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। देखना, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्या है। पॉइंटों वाली संख्या हो, क्या बोला मैंने, पॉइंटों वाली संख्या हो, वो खत्म हो रही हो। खत्म होने का मतलब समझ रहे हो, इसके 5 से आगे कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई 5 तक। 1.5 आ गया, रुक गई। 6.25 रुक गया, और लिख रहा हूं। 1.21 रुक गई, खत्म हो गई। 0.4 खत्म हो गई, रुक गई। तो ये भी सब क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। अब बताओ, क्या पॉइंटों की संख्या है, सर है। क्या खत्म हो रही है, क्या है, खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान चले जाओ, खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान नहीं जाना, अमेरिका चले जाना, पाकिस्तान मत चले जाना, वापस ले आओगे। लेकिन सर ये बार बार आ रहा है। जब पॉइंटों वाली संख्या हो और बार बार आए, उसको बोलते हैं आवर्ती और एहसान। आवर्ती हो, एहसान आवर्ती संख्या है। एहसान शांत नहीं हो रही है, शांत नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। ये खत्म नहीं हो रही है, काफी आ रही है और बार बार भी आ रही है। यानी कि अशांत है और पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत का मतलब जो शांत नहीं हो रही हो, खत्म नहीं हो रही हो, रुक नहीं रही हो, लेकिन पुनरावृत्ति भी हो रही है। यहाँ पे भी पुनरावृत्ति हुई, 6 7 6 7 6 7 6 7। क्वांटों वाली संख्या हो, रुक भी नहीं रही हो और बार बार भी आ रही हो, वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। और बता रहा हूँ, कल बताऊंगा, टाइम आउट होने वाला है। 2 3 0 6 7 2 5 8 2 9 8 6 5 4, इसमें बार बार नहीं आ रही है, अलग अलग आ रही, कभी 2 आ रहा, कभी 3 आ रहा, कभी 5 आ रहा, कभी 6 आ रहा। अब ये मत बोल देना सही है, आपने मोबाइल नंबर लिख दिया था 98 मोबाइल नंबर नहीं है, ये तो संख्या ही है। यानी कि जो रुक भी नहीं रही हो और बार बार नहीं आ रही हो, वो होती है परिमेय संख्या। कल बताऊंगा आपको, आज के लिए इतना ही काफी है। इस पूरी चीज कल नहीं कहूंगा मैं, इसको नोट नहीं करना है, टाइम आउट हो गया है। कल पढ़ेंगे अपन 2 का उच्चारण।